नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम हमने आपके लिए डेडिकेटेड किया, जिसमें वायदा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम आपके सामने रखेंगे, साथ ही इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने उतारेंगे। आज के मेहमान होंगे हमारे साथ अजीत मिश्रा, जिनसे हम बातचीत करके आपके सामने सारा डाटा रखने वाले हैं। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक एक करके सारी बातें आपके सामने आएंगी। फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी लेके कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ खास बड़ा मूव नहीं है। या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा तो वो सौदे भी सिस्टम से बाहर रहते हैं। तो आपको 1% से ऊपर के जितने भी सौदे हिट हुए होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। और अमूमन इनकी रेशियो ऑन एन एवरेज वो 50, 60, 70% तक चली आती, कई बार तो 80-28% भी होता है। यानी कि जितने सौदे हम रख रहे हैं और 10 सौदे मान लीजिए रखे, तो 8 या 9 सौदों में आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, वो भी 1% से ज्यादा आ रहा होगा हर एक ट्रेड में। तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड बहुत जरूरी है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस होता है एनालिस्ट का और हमारा दोनों का ही। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, अजीत जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज क्या करना चाहिए मार्केट में। पहले इंडेक्स पे व्यू लेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहला व्यू पॉइंट तो हमको आपका इंडेक्स का ही चाहिए सर। इंडेक्स पे भी आपका मूड क्या कहता है? देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नोटिस कर रहे हैं, आप हमको गलत या सही दोनों साबित कर सकते हैं। पहला, इंडिया विक्स ये कहता है कि जब तक 16.5-17 में नहीं आऊंगा कोई बड़ा मूव नहीं दूंगा। इस सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर हम बने हुए हैं। 2 सपोर्ट है, 18,600 जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा 18,400। सर, प्रोबेबिलिटी कितनी लगती है हम 18,400 को टेस्ट भी करेंगे और ब्रेक भी करेंगे? अगर ये इसका जवाब है ना, तो फिर ऊपर आने के चांसेस कितने हैं सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं कि पहली बात कि क्या ये मंदी और बढ़ने वाली है, और अगर हाँ तो कहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो देखिए, यस, प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, ग्राइंडिंग वे में हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 18,600 550 का जोन है। ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हम वही देख रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के पास आके मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता है। क्या ये बॉटम हो सकता है? देखिए, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जिस तरीके से यूएस मार्केट में बहुत क्लोजली हम कोरिलेट करते हैं, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। कंपैरेटिवली अभी तक हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। क्या ये चीज कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों पे, ये देखना है। बट चार्ट के इंडिकेशन ये है डिम्पी की जो 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 18,450 के अराउंड पे, उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है मुझे। अगर वो टेस्ट हो जाता है तो फिर एक आप थोड़ा हेल्दी वे में आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक डिप आ चुका है, जैसे कि लास्ट टाइम भी इस तरीके के लेवल्स पे 20 EMS के पास आके ही मार्केट ने अपनी रिकवरी दी थी। तो एग्जैक्ट टेस्टिंग शायद ना हो 18,400 की, बट यहाँ उसके नियर अबाउट के लेवल्स एक बार आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग जोन बन जाएगा पोजिशनल ट्रेडर के लिए। इंट्राडे में जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि कुछ खास हो नहीं रहा है ट्रैक्शन। मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 18,600 के ऊपर नहीं निकलते हैं इंट्राडे में, तब आप जाके करीब 18,700-750 तक के लेवल्स को। आप बैंकिंग इंडेक्स को नोटिस करिए डिम्पी कि जहाँ पे 43,400 का जो अपर बैंड है, बेसिकली ब्रॉडली जो एक रेंज चल रही है 42,900 से लेकर 43,400, उसको टेस्ट करने के बावजूद भी यहाँ पे बिल्कुल भी आप निफ्टी को मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि आपको चाहिए कि 18,600 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी और 43,400 के बैंक निफ्टी, तब जाके आपको इंट्राडे में एक मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज डल रहेगा सेशन। अदरवाइज डल पीरियड रह सकता है। तो कुल मिलाकर सर, जिनके पास पोजीशन है वही काम करे ना, जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ ना करे ना अभी तक। तो जी बिल्कुल, देखिए इंडेक्स में अगर करना है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि निफ्टी में शायद थोड़ा सा भी और ग्राइंडिंग मूव रहेगा, बट बैंकिंग जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, खासतौर से कुछ एक नाम जैसे एक्सिस बैंक ने आज अपना रिकॉर्ड हाई बना दिया। थोड़ी भी अगर स्ट्रेंथ HDFC और दूसरे काउंटर से बनती है तो शायद ये मूव एक्सटेंड भी करे। तो नेक्स्ट वीक में करीब जो आपका 43,500 वाली कॉल है वो 280 के अराउंड पे मिल रही है, वो आप अटेंड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 210, और ऊपर पे करीब 430-440 तक के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का सौदा आप कर सकते हैं, और अगर आप कन्विक्शन के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एक चुनाव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर हो सकता है। शुरुआत में भी हमने आपको जब मार्केट की कमेंट्री रीड करके बता रहे थे तो आपको ये पॉइंट बताया भी था कि जब हल्का करेक्शन भी होता है ना, तो बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे नहीं जा रहा, जबकि निफ्टी ने अपना पहले सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ था, वो था 18,600 का। बात बहुत ज्यादा नीचे जाने की नहीं है, बात ब्रेक करके कन्विक्शन की है। बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेशन है, ये बात सच है। बैंक निफ्टी में सरकारी बैंकों का कीमत सुपर एग्रेसिव है, ये बात सच है। बैंक निफ्टी के बाद मात्र 12 शेयर है, निफ्टी का 50 शेयर है।
बैंक निफ्टी के पास ऑलरेडी काफी अच्छा गैप है जो कि निफ्टी के पास नहीं था, हालांकि बाद में गैप कवर हुआ, बट स्टिल फिर भी कन्विक्शन और पावर बैंकिंग के पास ज्यादा है। इसलिए ट्रेड लेना हो, आपको मूवमेंट देखनी हो, बड़ा इंडाइसिस देखना हो, तो आपको बैंक निफ्टी पे आना होगा। तो निफ्टी तो आपको बहुत ही डल, बहुत ही बोर कर देगा। ऑप्शंस के जरिए काम करेंगे ज्यादा बेहतर है, रिस्क रिवॉर्ड आपसे मैनेज हो जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं अब, और आज के ताजा खरीदारी वाले शेयर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आज के दो शेयर हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल और भारत फोर्ज। आज हमने इनको चुना है। अजीज सर जरा इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए, भारत फोर्ज को और कोरोमंडल को। एक्चुअली फर्टिलाइजर वाले स्पेस के सभी शेयर एक्टिव है, कोरो, आरसीएफ, फैक्ट सभी एक्टिव है। आप इसको चेक कीजिए, कोरोमंडल, दूसरा भारत फोर्ज। बिल्कुल डिम्पी, और देखिए कोरोमंडल के लिए एक डिस्क्लोजर की आज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था करीब 958 तक के टारगेट्स के लिए, जो कि इंट्राडे में ही अचीव हो गए हैं। और अब क्योंकि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है करीब 968 पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि 4.5% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो दोबारा से इंट्राडे में आपको डिप मिलता है अगर 950 के अराउंड का, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। डिम्पी 935 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 970 के ऊपर इसमें आप ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन आप टॉप से ड्रॉ करेंगे तो वो करीब 968 970 के जोन पे आती है। तो उसके ऊपर जाते ही आपको उसमें फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक आपके रिकॉर्ड हाई पे है, चाहे वो फैक्ट हो चाहे आरसीएफ हो, उस तरीके का ट्रैक्शन करीब करीब आपको 1000 प्लस तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं कोरोमंडल। भारत फोर्ज में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है, और इनफैक्ट काफी डल था ये स्टॉक। तो जिस तरीके से ट्रैक्शन आया, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी ये फेड आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 855 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए, फ्रेश पोजीशन के लिए, और करीब 890 95 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई भी है, वो आपका टारगेट एरिया। ओके ठीक है, तो आपने दोनों शेयर्स के बारे में बोला, आपने दोनों शेयर्स को टारगेट स्टॉप लॉस भी दिए, तो हम ये मान के चलते हैं दोनों स्टॉक्स से आपका कन्विक्शन हाई है। कोरोमंडल पे आपने बताया, अपने क्लाइंट्स को भी आपने रिकमेंडेशन दिया है। हम तो कल से ही आपको बता रहे थे कि ज्यादातर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। आज कोरोमंडल तो आज 4.5% ऊपर है, लेकिन कल भी फैक्ट, आरसीएफ, कोरो ये सभी शेयर एक्टिव थे। और उससे पहले चंबल, 2 दिन पहले चंबल एक्टिव था, तो चंबल को तो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अब कोरोमंडल की प्लेट एक बार आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाएगी, लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरा है भारत फोर्ज, इसके अंदर भी आपकी बाय कॉल है, इसके भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे छप के आएंगे, आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा। तो दोनों के दोनों खरीदारी वाले शेयर्स आपकी लिस्ट में हाँ में आ गए, यानी इन दोनों पे आप सौदा लेके जा सकते हैं। ले रखा है तो प्लस करके होल्ड कर सकते हैं, नहीं ले रखा तो कम क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। कोरो की प्लेट और साथ ही भारत फोर्ज की टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स की तरफ हम आते हैं। आज है रैमको सीमेंट। सीमेंट में एक अच्छी बात यह है कि इसका इस बार का जो चलन है, जो बढ़ने वाला तरीका है, वो थोड़ा सस्टेन है, थोड़ा ज्यादा बेहतर है, और प्रॉफिट बुकिंग सीवियर नहीं है। नहीं तो अमूमन जिनको थोड़ा पुराने ट्रेडर्स हैं वो ये देखते होंगे कि सीमेंट चलने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। रैमको सीमेंट सर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। और दूसरा है पीएनबी। जिन लोगों को एक मौका नहीं मिला था पीएनबी के अंदर रैली करने का, एक छोटा मौका पीएनबी ने उसको दिया है वापस अंदर आने का, वो सर हो गए कंप्लीट, ये शेयर वापस चलेगा क्या? देखिए जिनसे पहले रैमको से बात करते हैं, बिकॉज सीमेंट स्पेस में हम सबको पता है कि जिस तरीके से तेजी भी देखने को मिली, एसीसी अंबुजा ने लीड किया, उसके बाद आपने ग्रासिम, अल्ट्राटेक यहाँ पे आपने देखा। रैमको कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा था इस पूरे पैक को, और अब अगर आप देखेंगे ना तो जो एक डिक्लाइन आया था, शार्प डिक्लाइन 740 से लेकर 640, उस पूरे मूव को ग्रेजुअली ये कवर कर रहा है। बट चैलेंज इसमें ये है कि करीब 735 740 के अराउंड पे 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाती है, और आपका प्रीवियस स्विंग हाई भी आ जाता है। तो ये देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एग्रेसिव रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, मेरे हिसाब से 1:1 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो 705 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 735 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप इसको अटेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा तो जाके थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इस बार स्ट्रेंथ बन रही है इसमें, और अगर स्ट्रेंथ ही प्ले करना है तो फिर अल्ट्राटेक इज अ बेटर कैंडिडेट या ग्रासिम इज अ बेटर कैंडिडेट। दूसरा पीएनबी, तो देखिए पीएसयू बैंक हम सब ने ही देखा है कि जो रिसेंट मूव रहा है ऑलमोस्ट वर्टिकल रहा है। मैं कुछ एक स्टॉक्स का देख रहा था तो एक्चुअली में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो उस तरीके से मूव कर रहे हैं। पीएनबी में भी देखिए ट्रैक्शन काफी अच्छा आया, बट मेरे हिसाब से यहाँ 57 का एक हर्डल है,
जहां पे ये ऑलमोस्ट टच कर चुका है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप इसको ये ना करंट लेवल्स पे देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें 55.50 का, और बेटर ये है कि 57 के ऊपर बाय करें, क्योंकि एक बार जब डिफेंसिवली ये क्लोज हो जाता है उस लेवल के ऊपर तो फिर एक कंफर्मेशन रहेगी ये मूव एक्सटेंड करेगा, और उस केस में करीब 65-70 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 55 के स्टॉप के साथ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है अजीत सर, ये चारों क्वेश्चन हमारे या चारों के चारों शेयर्स ऑलरेडी आपने पास भी किए हैं, लेकिन इसमें दो तेजी के थे, दो शॉर्ट कवरिंग के थे। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा वॉल्यूम को कम रखना चाहता हूँ मार्केट के अंदर ताकि मैं अपॉर्चुनिटी का ज्यादा फायदा उठा पाऊँ। तो इन चारों ही शेयर्स में दो शॉर्ट कवरिंग के रैमको पीएनबी और दो तेजी के कोरोमंडल और भारत फोर्ज, इनमें से सबसे ज्यादा कन्विक्शन आपकी किस में है, किसी एक शेयर में? देखिए इन चारों को अगर कंपेयर करेंगे तो डिम्पी स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग भारत फोर्ज का है। ठीक है, तो भारत फोर्ज का टारगेट स्टॉप लॉस एक बार वापस से लेके आइए स्क्रीन पर, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी के मन में ये सुझाव चल रहा हो, क्वेश्चन चल रहा हो, दुविधा चल रही हो कि हम इतने शेयर नहीं ले पाएंगे, मार्केट एक ऐसे जॉनर में है हमारे पास वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो फिर आप इन 3-4 शेयर्स में जो हमने दो सेगमेंट बनाया तेजी का और शॉर्ट कवरिंग का, उसमें से अगर एक शेयर भी चुनना है तो भारत फोर्ज को रख सकते हैं। 895 आपका टारगेट है, आप इस पे थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, इससे उम्मीद काफी थी कि काफी तेजी से ऊपर आ जाएगा, बट धीरे धीरे करके फेड हो रहा है, मैं फेल भी नहीं बोलूंगा, फेड हो रहा है ये। दूसरा है कोटक बैंक। सर इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए, कोटक बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के हमारे मंदी वाले शेयर्स हैं। बिल्कुल, देखिए डिम्पी वाजिब रीजन है आपके पास डिक्सन को मंदी में डालने का, बिकॉज काफी टाइम से कंसोलिडेशन बैंड में ये बेसिकली ट्रेड कर रहा था, करीब 4200 से लेकर 4650, और आज फाइनली उस बैंड को ब्रेक कर दिया और साथ ही साथ उसमें लॉन्ग एवरेजेस के नीचे भी स्लिप हो गया। तो अब कोई रीजन मुझे दिखता नहीं है कि यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट के लिए मैं भी मना करूंगा, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट है मार्केट में, तो आपको और थोड़ा दोबारा से एक बाउंस मिलता है करीब 4200, तब शायद मैं इसको शॉर्ट के लिए देखूं, बट अभी आपको एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन से डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, बिकॉज नीचे पे करीब इसमें 4000 से लेकर 3950 तक के लेवल्स पॉसिबल है कि इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक डिम्पी एक बार दोबारा आप नाम शेयर करेंगे? हाँ सर, दूसरा शेयर है कोटक बैंक। ये एक बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है कि कोटक बैंक कब चलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सिस आईसीआईसीआई ने लीड किया विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, उसके बाद इंडसइंड ने ज्वाइन किया, और दूसरे जो बैंक्स ने भी ज्वाइन कर लिया, एचडीएफसी ट्विंस ने भी ज्वाइन कर लिया, बट कोटक में एक 1980 का जो हर्डल है वो शायद एक लक्ष्मण रेखा की तरह बना हुआ है, जिसको क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और आज के सेशन में इसमें डाउन टिक भी दिखी है। बट डिम्पी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखें, बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट जाना वाली बात होगी, क्योंकि इंडेक्स का ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक आपके पॉजिटिव है, बट यस आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है कोटक बैंक को लॉन्ग साइड के लिए, इन अजम्पशन की अब जैसे दूसरे बैंक चल रहे हैं तो ये भी चलेगा, तो प्लीज इस परसेप्शन में नहीं रहिए। एक्सेस लीड कर रहा है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, एंड इफ यू आर अ ट्रेडर आपको वहां पे रहना है जहां पे कि लीड मिल रही है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। मुझे लगता है शायद 1880 के नीचे एक बार 1850-55 तक के लेवल इसमें पॉसिबल है डिम्पी। ओके ठीक है, अगर आप मंदी वाले शेयर्स में अब देखा काफी सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होता है कि हम शॉर्ट्स नहीं कर सकते, हमको आप नीचे पे बता दो सपोर्ट पे हम वहां से खरीद लेंगे, लेकिन हमको मंदी सूट नहीं करती, हम मंदी कर नहीं सकते, मंदी हमको आती नहीं है, तो ये ऐसे तो है ही मेजर प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना चुनाव कर कीजिएगा, एक शेयर के मुकाबले 3 शेयर्स के मुकाबले एक मंदा का शेयर खड़ा कर लीजिएगा सिस्टम में, अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर ठीक हो सकता है, आप एक बार यहाँ पे शॉर्ट करके चलें। कोटक को लेकर कन्विक्शन उतना स्ट्रांग अभी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप डिक्सन को लेकर एक बार ट्रेड ले सकते हैं और ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। खैर आते हैं जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स पे, और एक है डीएलएफ और दूसरा है सिंजिन। इन दोनों शेयर्स पे भी एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर, एक बार जरा चेक कर लीजिए, एक डीएलएफ है और दूसरा सिंजिन है। और डीएलएफ देखिए जरूर डिम्पी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, प्रीवियस स्विंग हाइस के पास से करीब 420 तक के लेवल टेस्ट करने के बाद, इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी कर रखा था और करीब 412-15 के अराउंड पे हमने एग्जिट करवाया।
मुझे लगता है दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा मैं, करीब 400 के अराउंड पे आपका बेसिक का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज एक जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट है मेरे हिसाब से वही एक रिट्रेसमेंट चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको 400 के अराउंड पे आपको बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 390 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दोबारा से 420 425 तक के टारगेट के लिए। सिंजिन देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक रेंज दायरा काफी लंबे टाइम से डिम्पी, ऑलमोस्ट 2021 के स्टार्ट से हम देख रहे हैं कि ऊपर से करीब 650 और नीचे पे करीब 525 550, तो उसी बैंड में ही ये कर रहा है। अब दोबारा से अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ गया है। चार्ट पैटर्न भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं होगी, एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग केवल डीएलएफ में अपना देखें, इसको अभी अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सिंजिन को हम अवॉइड कर देते हैं। सिंजिन और बायोकॉन वैसे भी इस समय अवॉइड करने वाले शेयर्स हैं। आप इसमें दोनों रीजनिंग देख सकते हैं। क्या शेयर बहुत चले हैं, उसका जवाब है ना। क्या शेयर बहुत टूटे हैं, उसका जवाब है हाँ। तो शेयर बहुत टूटने पर या बहुत चलने पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये और चलेगा या फिर और टूटेगा। तो इसलिए जब तक वो क्लैरिटी ना दे तो उस शेयर को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो सिंजिन उस कैटेगरी में आ गया। रही बात डीएलएफ की, डीएलएफ में सौदा लेना चाहे तो किसी डिप पे, यानी कि जैसे सपोर्ट सर आपको बता रहे हैं वहां पे देख लेना। इसके अंदर एक और अच्छी चीज भी मैं आपको बता दूं, डीएलएफ के अंदर रियल एस्टेट सेगमेंट अपने आप में कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के कंफर्म की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आपने बैंक में देखा, उससे पहले आपने कुछ और सेगमेंट्स में देखा होगा, जैसे एनबीएफसीज वगैरह में, ऐसा कुछ रियल एस्टेट के अंदर हो रहा है। कंपनीज कम है, काम अलग अलग है, इसलिए उतने कन्विक्शन के साथ अभी पे आ नहीं पाते। थोड़ा नीश सेगमेंट है, इसलिए भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश कीजिएगा रियल एस्टेट के अंदर अच्छे शेयर्स को पकड़िए, ना कि शॉर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब सर जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप पहले बता देंगे, फिर मैं तेजी वाले सेगमेंट के 2 शेयर भी हैं, मौका मिलेगा तो वही पता करता हूँ। पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए सर। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी लॉन्ग साइड पे होगी। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे कि एशियन पेंट्स, इसमें देखिए काफी अच्छी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, और फाइनली इसमें अब ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जो ये रिकवरी है ये एक्सटेंड करेगी, करीब 3280 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे नियर टर्म में। यहाँ पे 3190 के स्टॉक के साथ आप लॉन्ग पोजिशन कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन गुजरात गैस का होगा। काफी टाइट पैटर्न डिम्पी ये फॉर्म कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, और ऑफलेट एक डिप के बाद दोबारा इसमें रिकवरी दिख रही है। तो मुझे लगता है रिकवरी नियर टर्म में एक्सटेंड करेगी, करीब 532 तक के लेवल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 5-6 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो गुजरात गैस और एक एशियन पेंट है। गुजरात गैस से मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। गुजरात में अभी चुनाव कंप्लीट हुए, आज आपको वोटों की गिनती हुई है। रुझान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि सिटिंग सरकार वापस से आ रही है सत्ता में। तो गुजरात गैस को लेकर ये था कि गैस के प्राइजेस को लेकर शायद कोई फैसला ड्यू रह गया होगा। हालांकि गैस के प्राइजेस नीचे आए हैं, एथिकली इनको बढ़ाने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल गैस को लेकर हो सकता है कोई फैसला ले लिया जाए, इसलिए इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। 532 का आपका टारगेट है। दूसरा एशियन पेंट, ये तो क्रूड की गिरावट का सबसे अच्छा बेनिफिशियरी है। अमूमन ऐसा लगता है कि क्रूड साल के निचले स्तरों पर थोड़ा और समय निकालेगा, अगर पुल बैक आ भी गया तो ज्यादा गंभीर नहीं आएगा, इसलिए एशियन पेंट्स को पूरा क्वार्टर मिल जाएगा अपनी बैलेंस शीट्स को ठीक करने का। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछते हुए इस कार्यक्रम को सर खत्म करूंगा। एक बार इंडसइंड बैंक को देखेंगे सर आप? बैंकिंग में इंडसइंड बैंक है, हमारी आज की तेजी वाली लिस्ट में से है। तो देखिए यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग वेज का एक ब्रेकआउट आया था ऑफ लेट, और उसी लाइन को ये रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट लाइन के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली जब तक कि ये 1150 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन इसमें मेंटेन करके रखना चाहिए। पोजीशन भी आप बना सकते हैं। 1210 के ऊपर दोबारा से इसमें मोमेंटम आपको आते हुए दिखेगा, जहाँ करीब 1235 से लेकर 1270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 1155 के स्टॉप लॉस के साथ 1150-55 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंडसइंड पे भी आपने दे दी है हरी झंडी, तो एक शेयर हमने आपकी लिस्ट में और जोड़ दिया। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शेयर ज्यादा है तो आप शेयर्स को कम कर सकते हैं, वॉल्यूम कम रखिएगा, और जितना हो सके ट्रेड को जितना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उतना बेहतर है। सौदा लेना और सौदा बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खैर आगे बढ़ते हैं। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो भी बता दीजिए। मैं मान लीजिए बड़े फ्यूचर्स नहीं लेना चाहता, मैं हल्का सस्ता टिकाऊ ऑप्शन लेना चाहता हूँ। सर कोई ऑप्शन का सौदा वो बताइए प्लीज जल्दी।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन देख लिए आईटी पैक में, आईटी इंडेक्स के जो मेजर है इन्फोसिस, यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। जो ब्रेकआउट लेवल्स था उनके पास है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो अगर आप देखेंगे 1600 वाली कॉल करीब 41 रुपए के अराउंड पे आपको ट्रेड कर रही है, तो ये आप अटेंड कर सकते हैं 28 के स्टॉप लॉस के साथ 68 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी स्टॉक्स में क्या करें, ऑप्शंस का सौदा भी आज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे सर अब कल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।